हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं विथ इकोलॉजी। ऑलराइट, इकोलॉजी में जो हम आज पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ स्पीशीज़। टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ जिसमें हम डील करने वाले हैं विथ इन्वेसिव स्पीशीज़, डोमिनेंट स्पीशीज़, कीस्टोन स्पीशीज़, generalist species, indicator species, flagship species, and umbrella species. So let's get started. सबसे पहले इन्वेसिव स्पीशीज़। इन्वेसिव स्पीशीज़ कौन से स्पीशीज़ होते हैं? जो कि ऐसे स्पीशीज़ है जो इनको हम एक्सोटिक स्पीशीज़ भी बोल सकते हैं। मतलब कि ये स्पीशीज़ ओरिजिनली, सपोज एक स्पीशीज़ है जो ओरिजिनली ए हैबिटेट से बिलोंग करता था, ठीक है, और वो बी हैबिटेट में पाया ही नहीं जाता था, सिर्फ ए हैबिटेट में पाया जाता था। लेकिन किसी वे में ए हैबिटेट से वो स्पीशीज़ बी हैबिटेट में इंट्रोड्यूस्ड हुआ और बी हैबिटेट में अभी इतना ज़्यादा पाया जाने लगा कि वो एनवायरनमेंट को हार्म करने लगा। इट्स बिकमिंग बी हैबिटेट में आके इट्स टेकिंग ओवर द एनवायरनमेंट। ओके, तो ये इंट्रोड्यूस्ड होता है। इन्वेसिव स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड टू द न्यू हैबिटेट और वहाँ पे वो वाइड स्प्रेड हो जाता है। इसमें पोटेंशियल होता है टू कॉज हार्म टू द ऑलरेडी existent species in the new habitat। ठीक है, ऑलराइट। इसीलिए इनको बोला जाता है इन्वेसिव स्पीशीज। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गए? वाटर हायसिंथ, ये तो सबको पता है। वाटर हायसिंथ जो होता है ये एक एक्वाटिक प्लांट है जो कि इन्वेसिव स्पीशीज है। ये एक बार अगर किसी वाटर बॉडी में इंट्रोड्यूस्ड हो गया और उसको कंट्रोल नहीं किया गया तो वो बढ़ता ही जाएगा और पूरे वाटर बॉडी को कवर कर देता है, जिसके वजह से वाटर के मतलब वाटर लेवल के बिलो, सरफेस के बिलो जो प्लांट्स एनिमल्स होता है उनको ना तो उनको वाटर क्या बोलते हैं सनलाइट मिलती है और ना ही ठीक से एयर एक्सचेंज होता है। ठीक है, फिर क्या है एक और एग्जाम्पल, पार्थेनियम। पार्थेनियम हम सबको पता है, छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स होते हैं उसमें, राइट। ऑलराइट, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेसिव स्पीशीज। अभी लेट्स मूव ऑन टू डोमिनेंट स्पीशीज। ये डोमिनेंट स्पीशीज क्या है? ये डोमिनेट करते हैं एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी को। डोमिनेट एन इकोलॉजिकल कम्युनिटी, ठीक है, वो तो हमें नाम से भी पता चल रहा है। ये
जो है इसका जो नंबर है वो सबसे अबंडेंट होता है। एक कम्युनिटी में बहुत सारे स्पीशीज़ में जिस स्पीशीज़ का नंबर मोस्ट अबंडेंट होता है, सबसे ज़्यादा जिसका नंबर होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, मोर नंबर होने के वजह से लार्ज इफेक्ट डालता है ऑन द कम्युनिटी, ठीक है। ये डिसाइड करता है कम्युनिटी का फेट, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डोमिनेंट स्पीशीज। एग्जाम्पल, एल्डर, जिसको बोला जाता है एलनस ग्लूटिनोसा, ठीक है। ये होता है डोमिनेंट स्पीशीज। ये यूरोप में पाया जाता है। ओके, तो डोमिनेंट स्पीशीज के बाद आ जाते हैं कीस्टोन स्पीशीज पे। कीस्टोन स्पीशीज, कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज है जो कि नंबर में लेस है, लेकिन उनका इफेक्ट कम्युनिटी में बहुत हाई है, उसको बोला जाता है कीस्टोन स्पीशीज। लेस इन नंबर मतलब डोमिनेंट, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, अबंडेंट नहीं है, बट हाई इफेक्ट ऑन कम्युनिटी, उसको बोला जाता है कीस्टोन स्पीशीज, ठीक है। एक यूनिक और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है, ओके। तो ये एक ऐसा स्पीशीज़ है जिसके अगर वो ये स्पीशीज़ अगर प्रेजेंट ना हो तो पूरा कम्युनिटी फॉल कर जाएगा। हो सकता है कि पूरा कम्युनिटी वहाँ पे एग्जिस्ट करना बंद कर दे, ठीक है। तो एक ऐसा स्पीशीज़ है जिसकी वजह से पूरा जो कम्युनिटी है वो थ्राइव कर रहा है, वो इतना इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रे वुल्फ, ग्रे वुल्फ येलोस्टोन नेशनल पार्क में, ये हार्बीवोरी से प्लांट पॉपुलेशन को बचाता है। अगर ये वुल्फ प्रेजेंट ना हुआ तो क्या होगा कि हार्बीवोर्स इतना ज़्यादा फीड करेगा वहाँ पे वेजिटेशंस पे कि पूरा एरिया अफेक्टेड हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, अफ्रीकन एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट ये क्या करता है, अफ्रीकन एलिफेंट श्रब्स पर फीड करता है, ग्रासलैंड्स पे मोस्टली। तो क्या होता है कि उन एरियाज़ में फायर लगने के चांसेस, जो फॉरेस्ट फायर होते हैं उसके चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो अगर ये श्रब्स को एलिमिनेट करता जाए तो वुड जो फॉरेस्ट फायर है वो कम हो जाएगा, ठीक है, ऑल राइट।
when we come to generalist species. Generalist species, ये जो जनरलिस्ट स्पीशीज़ होते हैं ये एक मतलब बहुत ही वास्ट रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन में प्रिवेल कर सकते हैं. एनवायरमेंटल कंडीशंस में ये प्रिवेल कर सकते हैं. ठीक है. ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट्स में रह सकते हैं, डिफरेंट डाइट्स होते हैं इसके. ठीक है, उन्हीं को बोला जाता है जनरलिस्ट. डिफरेंट डाइट्स भी होते हैं इनके, इनको बोला जाता है जनरलिस्ट. एग्जाम्पल रकून्स. रकून्स जो होता है वो जनरलिस्ट स्पीशीज का एक एग्जाम्पल है. जनरलिस्ट हो गया. अभी आते हैं स्पेशलिस्ट स्पीशीज पे. इनका जो निश होता है या फिर इनका जो रेंज होता है वो बहुत नैरो होता है. ठीक है, इनको एक पर्टिकुलर डाइट, पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आप पाओगे. ठीक है, अगर इनका हैबिटेट लॉस हो जाता है तो फिर ये थ्राइव नहीं करेंगे. और ठीक है, ऑल राइट. एग्जाम्पल क्या है? पांडा. ये जो पैंडाज होते हैं ये सिर्फ उन्हीं जगहों पे रह सकते हैं जहाँ पे बहुत सारा बैम्बू हो. फिर कैक्टस. ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा वाटर दे दिया कैक्टस को तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे. ओके, अभी हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट टाइप पे जिसका नाम है इंडिकेटर स्पीशीज. इंडिकेटर स्पीशीज ये कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो एनवायरनमेंट के कंडीशन को इंडिकेट करते हैं. ठीक है, इंडिकेट एनवायरनमेंट कंडीशन या फिर एनवायरनमेंट का जो हेल्थ है उसको इंडिकेट करता है. ठीक है, ये कैसे करता है? बिकॉज दीज स्पीशीज आर वेरी सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल चेंजेस. ठीक है, एंड शो इमीडिएट रिजल्ट्स. ओके, एग्जाम्पल एल्गल ब्लूम्स. अगर एल्गल ब्लूम हो तो फिर वो इंडिकेट करता है कि वाटर बॉडी में हाई अमाउंट ऑफ नाइट्रेट और फॉस्फेट है. ठीक है, फिर लाइकेंस. अगर लाइकेंस बहुत ज़्यादा हुआ तो फिर हम जान सकते हैं कि वहाँ पे क्लीन एयर है. ठीक है, ग्रो ओनली इन क्लीन एयर. अगर एयर क्लीन हुआ तो ही वो ग्रो करेंगे वरना वो ग्रो नहीं करेंगे. ठीक है, अभी आते हैं फ्लैगशिप स्पीशीज पे. ऑलराइट, फ्लैगशिप स्पीशीज. फ्लैगशिप स्पीशीज क्या होता है? इसको बोला जाता है
उस कम्युनिटी का एम्बेसडर, ठीक है, एम्बेसडर स्पीशीज, मतलब वो एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, सिंबल होता है एक कम्युनिटी का, ठीक है। सिंबल ऑफ दैट कम्युनिटी, और इसको चूज करा जाता है टू प्रोमोट बायोडाइवर्सिटी। फॉर एग्जाम्पल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर जो होता है वो जहाँ जहाँ पे होता है वहाँ पे उस फॉरेस्ट एरियाज में उसके होर्डिंग्स लग जाते हैं वगैरह वगैरह। तो उससे क्या होता है कि वो स्पीशीज़ तो प्रोटेक्टेड होता ही है, उसके साथ साथ बाकी जो स्पीशीज़ है उसके आसपास वो भी प्रोटेक्टेड होते हैं, क्योंकि एक स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें उसके कम्युनिटी को भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो इनके हेल्प से पूरे कम्युनिटी को ही प्रोटेक्शन मिलती है। फिर जायंट पांडा, ओके, ऑल राइट। Then we come to umbrella species. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जिसके हेल्प से कुछ और भी स्पीशीज को प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है, और इनके हेल्प से कंजर्वेशन को रिलेट करके जो डिसीजंस है वो लिया जाता है। अगर इनको हम प्रोटेक्ट करें, प्रोटेक्टिंग these species would mean directly protecting a few other species जिसके साथ वो रिलेटेड है, ठीक है। that make up the community. Example, Siberian tiger, checker spot butterfly, सॉरी, ठीक है। तो इसके साथ वी कम टू एन एंड ऑफ टाइप्स ऑफ स्पीशीज। अब हम शुरू करेंगे लॉट का वोल्टेरा मॉडल। मैं छोटा करके ये मॉडल समझा दूंगी जिसके हेल्प से आप ऑलमोस्ट सारे सम्स सॉल्व कर सको अगर आए तो। लॉट का वोल्टेरा मॉडल जो होता है वो हमें बताता है प्रीडेशन प्रे रिलेशनशिप, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे आप बोल सकते हो प्रीडेशन प्रे रिलेशनशिप एंड कॉम्पिटिशन। सपोज स्पीशीज 1 है और एक स्पीशीज 2 है, तो स्पीशीज 1 का इफेक्ट ऑन स्पीशीज 2, इफेक्ट ऑफ स्पीशीज 1 ऑन स्पीशीज 2 वो हमें देता है अल्फा 2 1, जिसको हम डिनोट करते हैं बीटा से, ठीक है। एक्चुअली ये अल्फा 2 1 इस वे में बस बोला जाता है। और दूसरा एक 1 है एक 2 है, इफेक्ट या फिर
इफेक्ट ऑफ स्पीशीज 2 ऑन स्पीशीज 1 वो हमें देता है अल्फा 1 2, स्पीशीज 2 ऑन स्पीशीज 1 उल्टा लिखा जाएगा, ठीक है। अल्फा 1 2 अगर हो तो इफेक्ट ऑफ स्पीशीज 1 ऑन स्पीशीज, सॉरी, अगर अल्फा 1 2 हो तो इफेक्ट ऑफ स्पीशीज 2 ऑन स्पीशीज 1 इस वे में आएगा। देखिए 2 ऑन 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 ऑन 1 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 2 ऑन 1 आएगा, एरो का डायरेक्शन सेम होगा। और यहाँ पे 1 ऑन 2 आ रहा है, राइट, 1 ऑन 2, तो यहाँ पे भी 1 ऑन 2 होगा, ठीक है। ऑलराइट, तो अल्फा 2 1 अगर होगा तो स्पीशीज 2 का इफेक्ट ऑन 1, और अल्फा 2 1 हुआ तो 1 का इफेक्ट ऑन 2 पीछे से सामने आएगा। ये होता है इंट्रा स्पेसिफिक के लिए, सॉरी इंटर स्पेसिफिक के लिए, क्योंकि दो स्पीशीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। और ये शो क्या करता है, ये शो करता है इनहिबिटरी इफेक्ट, इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ वन स्पीशीज ऑन द अदर, ठीक है। अभी अगर सपोज, सॉरी, हम लोग कोई एक चूज करते हैं, 1 2 सपोज चूज करते हैं, अगर ये लेस देन 1 हुआ तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि इफेक्ट ऑफ स्पीशीज 1 का इफेक्ट ऑन 2 जो है वो लेस है, वो लेस है देन इफेक्ट ऑफ स्पीशीज 1 ऑन इट्स ओन मेंबर्स, ऑन इट्स ओन मेंबर्स। मतलब इंट्रा स्पेसिफिक जो है कंपटीशन वो लेस है देन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है वो लेस है देन इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। और अगर मोर देन 1 है तो उल्टा होगा, ठीक है, इसका उल्टा होगा। ऑलराइट, तो एक और बार बोल देती हूँ, यहाँ पे क्या होगा, इस केस में होगा इंटर स्पेसिफिक मोर, सॉरी, लेस देन इंट्रा स्पेसिफिक, और इस केस में होगा इंटर स्पेसिफिक ग्रेटर देन इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, ठीक है। ओके, अभी इसके कुछ इक्वेशंस है। इफेक्ट ऑफ स्पीशीज 1 ग्रोइंग ऑन इट्स ओन, मतलब स्पीशीज 2 जब नहीं है तब फॉर्मूला होगा dn1 by dt इक्वल्स टू r1 n1 k1 माइनस n1 डिवाइडेड बाई k1, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ का फॉर्मूला आप लोगों को याद ही होगा। और स्पीशीज 2 ग्रोइंग ऑन इट्स ओन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेम, बस d2 से, सॉरी 2 से रिप्लेस कर दीजिए, r2 n2 k2 माइनस n2 बाई k2, ठीक है। अभी इक्वेशन ऑफ स्पीशीज 1 ग्रोइंग विथ स्पीशीज 2, स्पीशीज 1 विथ स्पीशीज 2, तब क्या हो जाएगा फॉर्मूला,
अल्फा 1 2 होगा, राइट। इफेक्ट ऑफ 2 on 1, स्पीशीज 1 तो ऐसे ही ग्रो कर रहा था यहाँ पे, उसके साथ अगर स्पीशीज 2 ग्रोथ हो तो स्पीशीज 2 का इफेक्ट देखेंगे स्पीशीज 1 पर, ठीक है। या फिर मैं इसको एक और वे में समझाती हूँ, सॉरी। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला ना लिख के पहले मैं जो मैं अभी कर रही थी वो मैं समझा देती हूँ। सबसे पहले स्पीशीज 1 सिर्फ हो रहा था, ग्रो कर रहा था, अभी स्पीशीज 1 के साथ स्पीशीज 2 भी आ गया, देयरफॉर अल्फा 1 2 होगा, इफेक्ट ऑफ स्पीशीज 2 ऑन स्पीशीज 1 होगा, राइट। तो ये हम कैसे लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, dN1/dt, क्योंकि स्पीशीज 1 पर हम लोग इफेक्ट देख रहे हैं, तो dN1+/dt इक्वल्स टू R1N1 K1 माइनस N1 माइनस अल्फा 1 2 N2, ठीक है, बाय K1। तो ये वाला जो पार्ट है वो ऐड हुआ, क्यों, क्योंकि हम लोग स्पीशीज 2 का इफेक्ट देख रहे हैं ऑन स्पीशीज 1, 2 on 1, तो हम इफेक्ट एक्चुअली देख रहे हैं ऑन 1, तो इसीलिए 1 को रख के स्पीशीज 2 क्या इफेक्ट डाल रहा है हम वो चेक करेंगे यहाँ पे। सिमिलरली अगर स्पीशीज 2 ग्रोइंग ऑन इट्स ओन, अगर ऐसा होता तो क्या होता, dN2/dt इक्वल्स टू R2N2 K2 माइनस N2 बाई K2, एंड अभी स्पीशीज 2 प्लस स्पीशीज 1, अभी स्पीशीज 1 यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड हुआ, तो क्या होगा, अल्फा 2 1, इफेक्ट ऑफ 1 on 2 देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इफेक्ट हम 2 पर देखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, dN2/dt R2N2, ठीक है, K2 माइनस N2 माइनस अल्फा 2 1 N1 बाई K2, ठीक है, ऑलराइट। अभी रिजल्ट क्या होता है लोटका-वोल्टेरा का, 3 टाइप के रिजल्ट हो सकते हैं। सबसे पहले बोथ स्पीशीज वीक कॉम्पिटिटर, अगर बोथ स्पीशीज वीक कॉम्पिटिटर हुए तो स्टेबल कोएग्जिस्टेंस होगा, कोई झमेला नहीं होगा, स्टेबल हो जाएगा कोएग्जिस्टेंस, क्योंकि दोनों ही वीक कॉम्पिटिटर है, दोनों ही मर रहे हैं, तो दोनों ही कम्पीट करना छोड़ देंगे और रिसोर्स पार्टीशनिंग वगैरह करके स्टेबली कोएग्जिस्ट करेंगे। दोनों ही स्ट्रांग हुए तो बोथ स्पीशीज स्ट्रांग कॉम्पिटिटर, तो क्या होगा, इनस्टेबल हो जाएगा, इनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्ट तो करेंगे, यहाँ पे भी कोएग्जिस्ट कर रहे थे, यहाँ पे भी कोएग्जिस्टेंस होगा, लेकिन यहाँ पे इनस्टेबल होगा। इनस्टेबल कोएग्जिस्टेंस मतलब ये हमेशा लड़ाई करते रहेंगे, कम्पीट करते रहेंगे, ठीक है। और अगर एक स्पीशीज स्ट्रांग है एक वीक है तो वन स्ट्रांग कॉम्पिटिटर एंड अदर वीक कॉम्पिटिटर, तब क्या होगा, तब कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल लगेगा, ये हम पढ़ चुके हैं। एक स्पीशीज एलिमिनेट हो जाएगा और दूसरा स्पीशीज रह जाएगा, ठीक है। अब ये जो लोटका-वोल्टेरा होता है ना, ये हम ग्राफ से शो करते हैं।
ये जो ग्राफ होता है ये कैसे हम लिखते हैं, 1 सेकेंड। ये जो ग्राफ होता है ना, ये हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कोई भी स्पीशीज का ग्राफ हो, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये है अबव आइसोक्लाइन और ये है बिलो आइसोक्लाइन। अगर बिलो आइसोक्लाइन हो तो इंक्रीज होता है नंबर में, स्पीशीज जो है वो इंक्रीज होता है, स्पीशीज नंबर। और अगर अबव आइसोक्लाइन हो, अगर अबव आइसोक्लाइन हो तो स्पीशीज नंबर डिक्रीज होता है। ठीक है, अभी हम एक एक करके ग्राफ्स देखते हैं। सबसे पहले स्पीशीज 1 का ग्राफ देखते हैं। स्पीशीज 1 का ग्राफ, सॉरी, ये जो पॉइंट है ये है K1/α 1 2 का इफेक्ट ऑन 1 देखेंगे। ये जो पॉइंट है ये है K1। ठीक है, वाई एक्सिस में हम क्या देख रहे हैं? वाई एक्सिस पे हम स्पीशीज 2 का इफेक्ट देख रहे हैं, इसीलिए हम N2 लिए हैं। और एक्स एक्सिस में हम स्पीशीज 1 देख रहे हैं, इसलिए K1 भी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि वो कैरिंग कैपेसिटी है। नंबर, कैरिंग कैपेसिटी होता क्या है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ही तो होता है। ठीक है, और ये जो रेड लाइन है ये है आइसोक्लाइन, सॉरी, ये रेड लाइन जो है इसको बोलते हैं आइसोक्लाइन। ठीक है, तो क्या होगा? ये है बिलो आइसोक्लाइन एरिया, ये वाला पार्ट। यहाँ पे इस डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन में दिखा रही हूँ, इस डायरेक्शन में स्पीशीज 1 इंक्रीजेस, स्पीशीज 1 इंक्रीजेस। और अबव आइसोक्लाइन क्या होगा? ये है अबव आइसोक्लाइन, तो इस उल्टे डायरेक्शन में स्पीशीज 1 डिक्रीजेस। ठीक है, और ये आइसोक्लाइन किसका है? आइसोक्लाइन फॉर N1। ठीक है, अभी हम N2 का देखते हैं। N1 देख लिया, अभी देखेंगे N2 का। N1 हमने लिया था x एक्सिस में और N2 हम लेंगे y एक्सिस में। ठीक है, तो यहाँ पे है N1 और यहाँ पे होगा N2। मैं ग्रीन से N2 का आइसोक्लाइन दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये पोर्शन क्या है? ये है K2/α 21, K2/α 21। तो यहाँ पे कैसा होगा? डायरेक्शन देखिए, बिलो आइसोक्लाइन, ये है बिलो आइसोक्लाइन, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में स्पीसीज 2 इंक्रीजेस। और अबव आइसोक्लाइन, इस डायरेक्शन में स्पीशीज 2 डिक्रीजेस। एंड दिस वन इज आइसोक्लाइन फॉर N2। ठीक है, सॉरी मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। ये वाला होगा K2, N2 है ना, ये वाला होगा K2 और ये है K2/α 21, इफेक्ट ऑफ 1 on 2। ठीक है, ओके। अभी
आप लोगों को दिया कैसे जाएगा। सपोज आप लोगों को एक ग्राफ दिया जाएगा, जो कि ऐसे है, देखते जाइए। सपोज ऐसा एक ग्राफ दिया गया है और आपको पता लगाना है, आपको पूछा गया है ये यहाँ पे एक पॉइंट है, वहाँ पे K1 सॉरी वहाँ पे जो स्पीशीज़ 1 और स्पीशीज़ 2 उसका डायरेक्शन कैसा होगा, ठीक है, मतलब कैसा उसका ग्रोथ होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो क्या होगा, देखिए कैसे करना है। ये वाला जो पॉइंट है, ये येलो वाला जो पॉइंट है, वो सबसे पहले हम स्पीशीज 1 के लिए कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये बिलो आइसोक्लाइन है, बिलो आइसोक्लाइन होगा तो कैसा होगा, इंक्रीज होगा, है ना। स्पीशीज 1 के लिए इंक्रीज होगा, कौन से डायरेक्शन में जाएगा, इंक्रीज होगा इस डायरेक्शन में, राइट, वही लिखा था हमने, इंक्रीज होगा। लेकिन स्पीशीज 2 के लिए क्या होगा, स्पीशीज 2 के देखिए, स्पीशीज 2 के आइसोक्लाइन के ऊपर है, मतलब अबव आइसोक्लाइन है, तो वहां पे डिक्रीज होगा, है ना, स्पीशीज 2 के लिए डिक्रीज होगा। तो ऐसे जा रहा है, तो अल्टीमेटली इंक्रीज कौन होगा, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर कौन है, कैसे पता लगाएंगे, इसके बीच में से जो लाइन जाएगी वो होगा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर। किसके, कौन से एक्सिस की तरफ दिखा रहा है, 1 के एक्सिस के तरफ। देयरफॉर स्पीशीज 1 इज स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर, ठीक है, ऑलराइट। इसी वे में आपको कोई भी ग्राफ दिया रहे आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कोई भी ग्राफ दिया रहे, ठीक है। आप लोगों को बस इतना देखना है कि जो पॉइंट आपसे पूछा गया है वो अबव आइसोक्लाइन है या बिलो आइसोक्लाइन, और फिर वो बीच वाला लाइन निकालना है और देखना है कि किसके तरफ वो पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अभी ये जो लॉटका-वॉल्टेरा मॉडल है वो प्रे और प्रीडेटर के लिए भी यूज्ड होता है। कैसे, ग्राफ के हेल्प से मैं दिखाती हूँ। प्रे के लिए पहले मैं दिखा देती हूँ, रेड से दिखाती हूँ प्रे, सॉरी 1 सेकेंड। प्रे का लाइन ऐसा होता है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पे, 1 सेकेंड। तो यहाँ पे प्रीडेटर होगा और यहाँ पे प्रे होगा, जो हम एन से दिखा रहे हैं, ठीक है। ये जो लाइन है ये है dN1/dt, ठीक है, और यहाँ पे
कोई ग्रोथ नहीं होता है, ज़ीरो ग्रोथ आइसोलाइन होता है ये, ठीक है, ये स्ट्रेट है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम होता है, बिलो आइसोक्राइन जो होगा इस डायरेक्शन में प्रे इंक्रीज होगा, और अबव आइसोक्राइन इस डायरेक्शन में प्रे डिक्रीज होगा। अभी प्रीडेटर के लिए कैसा होता है, प्रीडेटर का जो लाइन होता है, ग्रीन से दिखाती हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रीडेटर, यहाँ पे प्रे, प्रे को एन से दिखाते हैं, ठीक है। ये भी जीरो ग्रोथ आइसोक्लाइन है, dn2 बाई dt इक्वल्स टू ज़ीरो, लास्ट वाला भी इक्वल्स टू ज़ीरो था, ज़ीरो ग्रोथ आइसोक्लाइन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे भी डायरेक्शन फॉलो कीजिए, इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है और इस डायरेक्शन में प्रीडेटर इंक्रीज हो रही है। फार फ्रॉम प्रीडेटर लाइन वाई एक्सिस जो होगा वहाँ पे इंक्रीज होगा, और क्लोजर फ्रॉम एक वाई एक्सिस जो है वहाँ पे इंक्रीज होगा। तो फिर अगर हम अभी टुगेदर देखें तो क्या होगा, प्रे का लाइन जाएगा ऐसे और प्रीडेटर का लाइन जाएगा ऐसे। तो हमें 4 क्वाड्रेंट्स मिल रहे हैं, है ना, 4 क्वाड्रेंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे है P, यहाँ पे है P, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे है N, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। ऑलराइट, 1 सेकेंड, सॉरी, वाई एक्स एक्सिस में है N और वाई एक्सिस में है P। तो यहाँ पे क्या होगा, वेट अ सेकेंड, मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे है dn1 बाई dt इक्वल्स टू ज़ीरो, और यहाँ पे है dn2 बाई dt इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे प्रीडेटर डिक्रीज हो रहा है, प्रे भी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे प्रीडेटर इंक्रीज हो रहा है, प्रे डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे प्रीडेटर डिक्रीज हो रहा है लेकिन प्रे इंक्रीज हो रहा है, ओफो, इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे प्रीडेटर इंक्रीज हो रहा है, प्रे भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यही से आप लोग पता लगा सकते हो कि कैसा चल रहा है, क्या होगा। अगर क्वाड्रेंट 1 में हुआ, अगर इस क्वाड्रेंट में हुआ तो फिर दोनों स्टेबल को एग्जिस्टेंस करेंगे। अगर क्वाड्रेंट 4 में हुआ तो यहाँ पे इनस्टेबल को एग्जिस्टेंस होगा और बाकी दोनों में कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन होगा, ठीक है। ऑलराइट, अभी हम आते हैं सक्सेशन पे। सक्सेशन का मतलब क्या है, एक यूनिडायरेक्शनल प्रोग्रेशन with change that leads to one community to other. कम्युनिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सक्सेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट स्पीशीज जो आती है उसको बोला जाता है पायोनियर स्पीशीज, जो कि आर स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं। और लास्ट स्पीशीज जो आती है
अभी सपोज कि एक टाइम पे शुरू हुआ था, जब शुरू हुआ था तब वहाँ पे जो स्पीशीज़ आई थी सबसे पहले वो थी पायोनियर स्पीशीज़, और अभी सपोज जो स्पीशीज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको बोला जाता है क्लाइमैक्स स्पीशीज़। क्लाइमैक्स स्पीशीज़ जो है वो के स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, ठीक है, जो कि लास्ट वहाँ पे होते हैं, वो के स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं। सक्सेशन जो है वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज प्राइमरी, जहाँ पे सपोज एक बैरिन लैंड थी जहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ पे सक्सेशन शुरू हुआ, ठीक है। एक लैंड था बैरिन लैंड जहाँ पे कोई वेजिटेशन था ही नहीं, वहाँ से शुरू हुआ, तो उसको बोलते हैं स्टार्ट ऑफ सक्सेशन शुरू हुआ, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। यहाँ पे उससे पहले कोई प्लांट्स थे ही नहीं। एंड सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? सपोज यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स पहले थे, पूरी एक सक्सेशन कम्युनिटी थी, लेकिन कोई डिजास्टर हो गया, सपोज फॉरेस्ट फायर, तो उसके वजह से बैरन लैंड हुआ, तो उसको बोलते हैं, और फिर बैरन लैंड होने के बाद फिर से वहाँ पे वेजिटेशन आने लगे, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। ऑलराइट, क्या हो सकता है? एक और चीज़ जो हमें देखनी है वो है डिस्टर्बेंसेस। डिस्टर्बेंसेस जो है वो कम्युनिटी के सक्सेशन के प्रोग्रेशन को हार्म कर सकता है। सपोज सबसे पहले वन पायोनियर कम्युनिटी थी, वहाँ से सेकेंड स्टेज पे गए, लेकिन कोई अर्थक्वेक हुआ या फिर लैंडस्लाइड हुआ जिससे पूरा लैंड, जितने वेजिटेशन थे वगैरह थे, सब मर गए, तो वहाँ से वापस से वन पे आ गए। थ्री जो था क्लाइमैक्स वहाँ पे पहुँचा ही नहीं, फिर से वन से लेके फिर से टू पे जाएगा। थ्री क्लाइमैक्स नहीं देते, फोर क्लाइमैक्स देते हैं। टू पे गया, उसके बाद सपोज थ्री पे भी गया, लेकिन कोई फॉरेस्ट फायर आया, वापस से वन पे आ गया। तो इस वे में क्या होता है, डिस्टर्बेंसेस के कारण सक्सेशन रुकता रहता है, ठीक है। अभी स्टेप्स ऑफ सक्सेशन देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है न्यूडेशन। न्यूडेशन मतलब कंप्लीटली बेयर साइट का फॉर्मेशन, ठीक है, जहाँ पे न्यू ग्रोथ हो सके। उसके बाद माइग्रेशन, इस न्यूड एरिया में कुछ नए स्पीशीज आएंगे जो यहाँ पे ग्रो करना शुरू करेंगे, उसको बोलते हैं माइग्रेशन। थर्ड स्टेप होता है I am little doubtful about the pronunciation. Either it is excesses या फिर cesses. ओके, तो जो चाहिए रख लीजिए मत। लेकिन जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हो रही है, इनिशियल ग्रोथ शुरू हो रही है। ऑफ फर्स्ट कम्युनिटी, ठीक है। उसको उसके बाद का जो स्टेप आता है, अभी कम्युनिटी एक सेटअप हुई है तो फिर वहाँ पे कंपटीशन शुरू होगा, तो शुरू हुआ कंपटीशन, ठीक है। उसके कारण से कुछ ना कुछ रिएक्शन आएगा, है ना, जिसके वजह से ये जो कम्युनिटी है वो स्टेबलाइज्ड होगा। इसी को बोलते हैं स्टेबल क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है। ऑलराइट, अभी इसके कुछ मॉडल्स दिए गए हैं। सबसे पहला मॉडल है फैसिलिटेशन मॉडल। इसमें क्या होता है,
ये वाला जो स्पीशीज़ है जो कि बी सी डी पर इफेक्ट डालता है, इसके वजह से बी आ रहा है, ठीक है। बी सिर्फ सी और डी को ला सकता है, जिसके वजह से सी आ रहा है, जहाँ से डी आ रहा है, डी है फाइनल जो हमारा क्लाइमैक्स है। सेकेंड है इनहिबिशन मॉडल। ए जो है जो कि बी सी डी को इफेक्ट कर सकता है, वो एक नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है बी पर। ये जो है वो सी पर नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, ये डी पर। ए सी पर भी इफेक्ट डाल रहा है, बी डी पर भी इफेक्ट डाल रहा है। तो ये ऐसा है कि ये बोलता है कि पायनियर स्पीशीज जो है वो लेस स्टेबल बना रहे हैं। देखिए ए बी सी डी दोनों तीनों को लेस स्टेबल बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि कौन सा स्पीशीज यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है, ठीक है। और लास्टली होता है टॉलरेंस मॉडल। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वन स्पीशीज इज नॉट एसेंशियल, ठीक है। यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर होगा वही डोमिनेंट होगा। मतलब कि एक स्पीशीज दूसरे के ऊपर, जो पहला स्पीशीज आएगा वो उतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, जो कि लास्ट वाले मॉडल पे प्ले कर रहा था। सपोज ए बी सी डी आएगा, बी के बाद सी डी आएगा, फिर सी के पास डी आएगा, उसके बाद डी आया। तो सारे में उतना कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, सॉरी। सारे में ज़ीरो इफेक्ट है, ठीक है। तो अर्ली जो कॉलोनिस्ट्स है वो नीदर फैसिलिटेट करते हैं नॉट डिसरप्ट करते हैं प्रोग्रेशन को। अभी हम पायनियर स्टेजेस और क्लाइमैक्स स्टेजेस या फिर अर्ली स्टेजेस और लेट स्टेजेस में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं वो ज़रा देख लेते हैं। एकदम अगर आपको आर और के का याद होगा तो ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा। अर्ली यानी पायोनियर, लेट यानी क्लाइमैक्स। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे हम सीड डिस्पर्सल। यहाँ पे गुड, यहाँ पे लो या फिर पुअर। रिसोर्स एक्विजिशन, रिसोर्स का मिलना। फास्ट क्योंकि यहाँ पे कम है, और फिर यहाँ पे स्लो। बायोमास लो हाई। स्पीशीज रिचनेस, ये भी लो हाई। स्ट्रैटेजी या फिर लाइफ हिस्ट्री आप बोल सकते हो, यह है आर, यह है के, राइट। फोटोसिंथेसिस रेट, रेस्पिरेशन रेट, ट्रांसपीरेशन रेट। यहाँ पे हाई होता है, यहाँ पे लो होता है। डिस्टर्बेंस सेंसिटिविटी, ये काफ़ी सेंसिटिव होता है लेकिन ये रेजिस्टेंट होता है, मतलब लेस सेंसिटिव, ठीक है।
ऑल राइट। मैं कुछ छोटे छोटे और टॉपिक्स आज के वीडियो में इंक्लूड कर देती हूँ, बाकी जो होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहला बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे अगर कोई पॉल्यूटेंट है वो इंक्रीज करता है इफेक्ट। सपोज कोई वाटर बॉडी में मर्क्यूरी दे दिया गया, ठीक है, ठीक है, तो अभी एकदम जो स्मॉल एनिमल्स होंगे, सपोज जू प्लैंक्टन्स, वो एकदम छोटे हैं, तो उनमें जो मर्क्यूरी का कंसेंट्रेशन होगा पर एनिमल लो होगा। अभी इस पर फीड करते हैं स्मॉल फिश, तो स्मॉल फिश तो एक जू प्लैंक्टन पर तो फीड नहीं करेगा ना, बहुत सारे जू प्लैंक्टन पर फीड करेगा, तो इनमें मर्क्यूरी कंसेंट्रेशन इंक्रीजेस फर्दर। स्मॉल फिश को खाते हैं बिग फिश, ठीक है। अभी बिग फिश एक स्मॉल फिश को तो नहीं खाएगा, बहुत सारे को खाएगा। मर्क्यूरी कंसेंट्रेशन फर्दर इंक्रीजेस। अभी सपोज बिग फिश को और बड़े बड़े मछली खा रहे हैं, सपोज शार्क खा रहा है, ठीक है, तो मर्क्यूरी कंसेंट्रेशन फर्दर इंक्रीजेस, ठीक है। इस वे में कोई पोल्यूटेंट एक ऑर्गेनिज्म से अगर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जैसे जाता है तो उसका जो कंसेंट्रेशन है वो इंक्रीज होता जाता है। और ये जो बिग फिश और शार्क है, इनमें ये जो क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी का कंसेंट्रेशन इतना हाई होगा कि वो मर भी सकते हैं इससे, ठीक है। इसी को बोला जाता है बायोमैग्निफिकेशन। अभी हम पढ़ते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या होता है? सबसे पहला स्टेप न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेशन होता है वाटर बॉडी में, जिसके वजह से प्लांट ग्रोथ इंक्रीजेस। सबसे पहले प्लांट ग्रोथ इंक्रीज होगा, फिर क्या होगा? एल्गल ब्लूम इंक्रीजेस, जिसके वजह से ऑक्सीजन इज डिप्लीटेड बिलो वाटर लेवल, बिलो सरफेस। एल्गल ब्लूम सरफेस पे होता है, तो अगर सरफेस पे एल्गल ब्लूम बन के भर गया तो फिर नीचे सनलाइट नहीं जाएगी, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, सनलाइट ऑल्सो डिक्रीज्ड, ठीक है। उसके वजह से क्या होगा? डिकम्पोजिशन शुरू होगा, मर जाएंगे और डिकम्पोजिशन शुरू होगा। रिलीज CO2, O2 फर्दर डिक्रीज्ड, है ना, O2 का फर्दर डिक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से डेथ ऑफ इकोसिस्टम हो जाएगी, डेथ ऑफ द टोटल इकोसिस्टम होगा, ठीक है। ऑल राइट, तो यूट्रोफिकेशन एक्चुअली क्या करता है? यूट्रोफिकेशन होने के वजह से इसका मेन चीज़ होता है कि न्यूट्रिएंट बनने के वजह से एल्गल ब्लूम बढ़ जाती है और सरफेस को कवर अप कर देता है। अगर सरफेस को कवर अप कर दिया तो फिर क्या होगा? एक बार सरफेस अगर कवर्ड हो गया तो फिर नीचे, उसके नीचे ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, क्योंकि सारा ऑक्सीजन जो है वो एल्गल ब्लूम ले ले रहा है,
तो वाटर सरफेस के नीचे नहीं जा रहा, उसके साथ साथ सनलाइट भी नहीं जा रही है, तो फिर नीचे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फिर जो ऑर्गेनिजम्स है वो जिंदा कैसे रहेंगे, क्योंकि अगर प्लांट्स मर रहे हैं तो फिर उसी के साथ साथ एनिमल्स भी अफेक्टेड होंगे, क्योंकि सारे एनिमल्स जो है, वाटर एनिमल्स जो है वो एल्गी तो नहीं खाते हैं। तो उसके साथ इसके वजह से क्या होगा। और एक और चीज़ सोचिए, जो अगर सपोज पॉन्ड में हो रहा है यूट्रॉफिकेशन, ऐसे ही तो होता है, पॉन्ड या फिर लेक्स में तो होता है, तो वहाँ पे तो पहले एल्गल ब्लूम नहीं था, तो फिर वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, मतलब जो प्रीडे मतलब हर्बीवोर्स वगैरह जो प्रेजेंट है, तो वो तो एल्गा खा के क्या बोलते हैं, दे आर नॉट एडजस्टेड टू एल्गा, राइट। तो फिर वो एकदम से नहीं खाएंगे, तो फिर उनके लिए अगर प्लांट्स मर गए तो फिर वो भी मर जाएंगे। तो उससे क्या होगा, मर जाने के बाद डिकम्पोजिशन शुरू होगा, जिसके वजह से CO2 वगैरह रिलीज होंगे, ऑक्सीजन फर्दर कम हो जाएगा। तो इसके साथ क्या होगा, पूरे इकोसिस्टम का डेथ हो जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है यूट्रॉफिकेशन। अब हम देख लेते हैं एज पिरामिड। एज पिरामिड, एज पिरामिड क्या है। एज पिरामिड हमें एक पॉपुलेशन का स्टेबिलिटी बताता है। ठीक है, इसमें हम 3 टाइप के एजेस को देखते हैं। सबसे पहला जो एज देखते हैं वो है प्री रिप्रोडक्टिव, सेकंड जो है वो है रिप्रोडक्टिव एज, और थर्ड जो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो प्री रिप्रोडक्टिव जो एज है, उस टाइम पे क्या होता है, प्री रिप्रोडक्टिव एज के जो इंडिविजुअल्स होंगे वो मेजर करा जाएगा सबसे पहले। तो वहाँ पे देखेंगे कि कितने लोग हैं जो कि रिप्रोडक्टिव एज पे अभी तक रीच नहीं करे हैं। रिप्रोडक्टिव एज में देखा जाएगा कि कितने लोग हैं जो कि रिप्रोडक्टिव एज में अभी भी प्रेजेंट है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में देखा जाएगा कितने लोग रिप्रोडक्टिव एज को छोड़ के चले आए। ठीक है, एज पिरामिड पे 3 टाइप के पिरामिड्स होते हैं। सबसे पहला है एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन होगा, दूसरा होगा स्टेबल पॉपुलेशन जिसमें ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, एंड तीसरा है डिमिनिशिंग पॉपुलेशन। अगर ये 2 टाइप्स हुए तो फिर गवर्नमेंट को इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है। अच्छा, तो तीनों टाइप्स के हम एज पिरामिड को देख लेते हैं। एक्सपैंडिंग का कैसा होगा, एक्सपैंडिंग का जो एज जो पिरामिड होता है वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यहाँ पे है रिप्रोडक्टिव, और यहाँ पे है प्री रिप्रोडक्टिव। मतलब रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन है, बर्थ रेट यहाँ पे हाई है, इसलिए देखिए कितना बड़ा एरिया लेके प्री रिप्रोडक्टिव है, इसलिए बर्थ रेट हाई है, ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो सकता है, और पिरामिड शेपेड का होता है। और यहाँ पे देखिए सबसे लो है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज के लोग, तो यहाँ पे बहुत फास्ट इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट आता है स्टेबल। स्टेबल का कुछ ऐसा होता है दिखने में। यह है प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, प्रो रिप्रोडक्टिव सॉरी प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है साइज में। ठीक है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप स्मॉल ही होता है, तो ये बेल शेपेड कर्व होता है। अभी हम आते हैं डिमिनिशिंग पे। डिमिनिशिंग पे कैसा होता है, यह रिप्रोडक्टिव,
पोस्ट रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव। यहाँ पे क्या है, बर्थ रेट लो है, बहुत लो है, लो प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव ग्रुप, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ग्रुप है वो तो ठीक है, लेकिन प्री रिप्रोडक्टिव जो है वो लो है, मतलब कि आगे चल के रिप्रोडक्टिव ग्रुप भी लो हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डाइंग हो रहा है, घट रहा है पॉपुलेशन, है ना, टाइम के साथ घट जाएगा पॉपुलेशन। तो इसको बोलते हैं अर्न शेप्ड। अर्न शेप्ड ये है बेल शेपेड, और इससे पहले वाला था पिरामिड शेपेड। तो ये है तीनों एज कर्व्स, ठीक है। अभी हमारा बचा ग्रिम्स ट्रायंगल, इकोलॉजिकल पिरामिड और आइलैंड बायोजियोग्राफी। तो ये जो तीनों चीज़ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।